क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ टोरंटो से शरीक गुफ्तगू हैं मुनीर परवेज सामी साहब। ये पहले बैंकर थे और अब आईटी कंसल्टेंट हैं, लिटरेरी पर्सनैलिटी हैं। इनका ताल्लुक प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन और राइटर्स फोरम के साथ है। ये 1999 से टोरंटो में मुकीम हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इन्होंने बहुत काम किया है और इनके वालदैन का ताल्लुक मुरादाबाद से था। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ 1990 से रह रहा हूँ, कोई 32 साल से। अच्छा, 1990 से। जी जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप किसी एडवांस मुल्क में जाते हैं तो आपको फिर ये एहसास होता है कि भी आपका मुल्क जो है क्यों पीछे रह गया। जी आपका जो जो है कैनवस, आपका आपका जो होराइजन्स हैं वो बहुत ब्रॉड हो जाते हैं। तो क्या पाकिस्तानी कैनेडियंस में या पाकिस्तानी अमेरिकन में, आई एम श्योर उनसे भी आपका राब्ता रहता होगा, ये एहसास नहीं होता कि भाई हमारा मुल्क इतना पीछे क्यों रह गया और हमें कुछ रोल अदा करना चाहिए, वहां पे कुछ बेहतरी लानी चाहिए? जी। वो एहसास तो ज़ाहिर हरदम रहता है, और इत्तेफाक से जो आपने बात की, जो आपका प्रोग्राम का नाम है क्रिटिकल पैट्रियट, वो उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाता है कि पहले तो ये समझना चाहिए कि जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो सब के सब पेट्रियट्स हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है। वो पाकिस्तान के बारे में जब कोई राय देते हैं तो वो हत्तल इम्कान मारूज़ी तौर पे देनी चाहते हैं, ताकि वो इस तरह से हो कि हम हमारे दिल में हुब्बे वतन जो है वो सिर्फ पेट्रियाटिज़्म के नाम पे नहीं है, बल्कि हुब्बे वतन जो हमारे दिल में है वो असल तौर पे है, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसको बने 75 साल हो गए, वो आगे से आगे बढ़े, और अगर उसमें कुछ खामियां कुछ खराबियां हैं तो उस पे हम क्रिटिकली नज़र डालें। तो इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने अपने क्रिटिकल पेट्रियट में मुझे बुलाया। जी सर, मेरा ख्याल है क्रिटिकल पेट्रियटिज्म बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और बहुत लोगों को इसकी आगाही होनी चाहिए। आपका सर आबाई ताल्लुक मुरादाबाद से है, जी। तो क्या वहां पे जो आपके अजीजो अकारब हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे राब्ता रहता है? वो क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में कि इंडिया आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया? इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं अपने ज़ाती तौर पे बता दूं कि सिर्फ मेरे वालिद और वालदा वहाँ से तशरीफ़ लाए थे, क्योंकि मेरे वालिद अलीगढ़ में पढ़ते थे पाकिस्तान के क़याम के वक्त, और उन्होंने बहुत सारे अलीगढ़ के तालिब इल्मों की तरह से पाकिस्तान के क़याम की तहरीक में अपने अपने तौर पे जद्दोजहद की थी। और एक खुसूसन तारीख़ी मामला जो उमूमन छुपा हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान के हक़ में कोई भी आलिम, कोई भी इस्लामी जमात हिमायत करने को तैयार नहीं थी। उस वक़्त कायद-ए-आज़म को जब पता चला कि शब्बीर अहमद उस्मानी पाकिस्तान की हिमायत में बयान देने पे राज़ी हैं, तो उन्होंने कुछ तालिब इल्मों को उनके पास भेजा था कि उनसे एक फ़तवा लिखवा के लाएँ। तो मेरे वालिद साहब ख्वाजा अशकार हुसैन और उनके दोस्त शुजा अहमद ज़ेबा, जो बाद में इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो अलीगढ़ से सिंध की झोपड़पट्टियों में आए थे, वो फ़तवा अपने हाथ में लेके गए थे। तो उस लिहाज से हमारा ख़ानदान, बिलख़ुसूस मैं जो हूँ, आप ये कह सकते हैं कि हमारी तो नस-नस जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन में गड़ी हुई है। तो और जो आपने पूछा रिश्तेदारों का, तो वो हम सब के साथ वही बदकिस्मती है जो हर उस शख्स के साथ है जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गया या पाकिस्तान से हिंदुस्तान चला गया। बिलख़ुसूस जो हमारी सिख कम्युनिटी थी, तो हम लोगों को इधर से उधर जाने में बहुत मुश्किल होती है, वीज़े नहीं लगते हैं साल-साल। मैं सन 90 में गया था एक कॉन्फ्रेंस में सिटी बैंक की तरफ से मद्रास, फिर दिल्ली भी गया, फिर अपने छोटे से कस्बे में भी गया संभल में। तो ये आमदोरफ़्त जो है ना, ये जान जोखों का काम है, और वीज़ा 1 मिनट में ज़िल्लत आमेज़ तौर पे रिजेक्ट हो जाता है, चाहे वो हिंदुस्तानी करें, चाहे वो पाकिस्तानी करें। और ये इतना बड़ा हर्डल है कि जो हमारी दोस्तियों में और हमारी आपस की हम आहंगी में बहुत ज़्यादा आड़े है। ये सबको जान रखना चाहिए। सिर्फ मेरे साथ नहीं है, अभी मेरे बेटे ने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला शॉपिफ़ाई कंपनी से, और उसने भारत जाने के लिए कोशिश की, और उसकी सिफ़ारिश बहुत बड़े एक इंडिया के वज़ारत ख़ारिजा के ऑफ़िसर ने भी की, लेकिन उसको वीज़ा नहीं दिया गया, इसलिए कि उसके माँ-बाप पाकिस्तानी थे और उसके बाप-दादा जो थे वो हिंदुस्तानी थे। तो ये रोज़मर्रा का मामला है। तो आपके जो वालिद साहब थे, वो क्या, उनके क्या तासुरात थे, कब उनकी इंतकाल कब हुआ? वो क्या खुश थे कि पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना वो हासिल हो गए थे? क्या समझते थे वो? नहीं, देखिए, मकासद तो पाकिस्तान हासिल करने के बहुत लंबे सियासी हैं, उस पर और बहुत सारे लोग बात कर सकते हैं। हाँ, चूँकि वो पाकिस्तान के वर्कर थे
वो पाकिस्तान बनने से खुश थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान में आके गुर्बत में रह के ज़िंदगी गुजारनी पसंद की वर्सेस कोई हिंदुस्तान में कोई उनको नौकरी वोकरी बेहतर मिल जाती, आए गुर्बत में वक्त गुजारा, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया उन्होंने। और जो उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ ये था, जो मैं आपको बताऊं कि अब लोग बांग्लादेश का नाम भी भूल गए हैं, आज की नस्ल को पता भी नहीं है कि बांग्लादेश कैसे बना है, क्या हुआ। हमारी तारीख में 2 लाइनें होती हैं कि हिंदुओं की साजिश से बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन जब 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 बांग्लादेश अलग हुआ था, मशरक़ी पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी हमसे, तो उस वक्त वो और उनके सारे दोस्त ज़ारो कतार हिचकियाँ मार मार के रो रहे थे। तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उनके दिल पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़े हुए थे। सर यही मसला है ना कि बहुत सारे जो हैं स्टॉन्च पेट्रियट्स उस वक्त जिंदा थे, बशमूल चौधरी मोहम्मद अली के, जो वजीर आजम रह चुके थे 50s में, लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई एक्टिव रोल अदा नहीं किया कि भाई इस तरह की जो पॉलिटिकल इशू है इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व किया जाए। मसलन मौलाना मौदूदी जिंदा थे, जेड सुलैरी जिंदा थे, मजीद निज़ामी साहब, उनका तो अभी इंतकाल हुआ है। तो जबकि जालिब साहब ने, हबीब जालिब ने जो कहा था कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। यानी जालिब को वो बात समझ आ गई, और हमारे इतने बड़े बड़े जो पेट्रियट्स थे, लीडर्स थे, उनको ये बात समझ नहीं आई कि हम हाँ, जिस देखिए, रास्ते पे चल हाँ, रहे हैं इसका इसका नतीजा जो है तबाही के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। जी, थोड़ा-सा कतई ताल्लुक़ होता है, कतई कलाम होता है आपका। जो नाम आपने ली ना, मौदूदी, सुलेरी, मोहम्मद अली वगैरह-वगैरह, तो ये वो लोग थे जो सो कॉल्ड सूडो पैट्रियट्स थे। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में उसे सोचा नहीं। वो तो मौलाना मौदूदी जब एंटी पाकिस्तान थे, वो तो जब यहाँ आए तो उनको मसलहत में पाकिस्तान नज़र आ गया, उन्होंने कहा चलो हम यहाँ पे इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश कर लें। तो इब्न सुलैरी साहब की सारी जो तहरीरें थी, तो हम उस तारीख में जाएँ तो सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ जाना चाहिए कि इन सब लोगों को तो शौक़ ही नहीं था पाकिस्तान के बनने के शुरुआत में कि हिंदुस्तान के साथ कोई भी खैर सगाली के ताल्लुकात पैदा हों, और यही वो जो गोलियों वाली फसल थी जो बोई गई और जो हम अभी तक काट रहे हैं। उस वक्त सर चौधरी खलीको जमान भी जिंदा थे, जो कि वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान थे। बहरहाल अब उससे अगर हम आगे बढ़ें तो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उसका कैसा ताल्लुक है इंडियन डायस्पोरा के साथ? क्या कभी किसी ने सोचा कि ये लोग कुछ रोल अदा करें इंडिया पाकिस्तान के बेहतर रिलेशंस के लिए? देखिए, अवामी तौर पे तो इसको हमें हमें खुशख्याली से ज़रा एक निकलना चाहिए। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, चूँकि मेरा उनके साथ समझिए कि कोई 47-48 साल का ताल्लुक़ रहा है। सन 77 से मैं इंटरनेशनली अपने कामों में जाता था, जिसमें मुझे अपने हिंदुस्तानी साथियों के साथ काम करने का भी मौका मिलता था, मिलने-जुलने को। उन सब के अंदर आपस की दोस्तियाँ जो होती हैं, चाहे कनाडा में हों, चाहे अमेरिका में हों, चाहे यूरोप में हों, उन एक तो सतही तरीके की होती हैं, जिसमें बाज़ दफ़ा तो बहुत हम-आहंगी, मेल-मिलाप होता है। आप किसी घर में खाना खाने भी जाते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों इकाइयाँ अपने-अपने मुल्कों में वापस चली जाती हैं, तो वो उसी सोच का शिकार हो जाती हैं, जो आम तौर पे वहाँ फैली हुई होती है। जो आम तौर पे एक-दूसरे दुश्मनी की सोच है, और उसमें हिंदुस्तान के बारे में, अब पाकिस्तान के बारे में थोड़ा-सा एक फ़र्क है। हम 4 सूबे हैं या 5.5 सूबे हैं, जो भी हम हैं, तो उसके अंदर उमूमन एक तरीके से इकाई सी बन गई है, जिसमें सबसे बड़ा डोमिनेंट इकाई पंजाब की है, फिर सिंध की है, ठीक है ना? तो जो पंजाब के लोग हैं, जब वो हिंदुस्तान के पंजाबियों से मिलते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, तो वो गैर मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा हम आहंगी से मिलते हैं। उनका कल्चर बड़ा एक होता है, गले में झप्पियाँ डालते हैं, बातें करते हैं, गाने गाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, अदीब शायर एक-दूसरे की महफ़िलों में शरीक होते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ जो नॉर्दर्न इंडिया, बिलख़ुसूस पंजाब के लोग हैं, उनमें ये कैफ़ियत ज़्यादा पाई जाती है। जो जनूबी इंडिया के लोग हैं, वो आपको उनका नॉर्दर्न इंडिया की इस सोच से कोई ताल्लुक भी नहीं है, और सारी जंगें जो लड़ी गई हैं, वो भी नॉर्दर्न इंडिया ही में लड़ी गई हैं। तो जो जनूबी इंडिया के लोग हैं जिनसे मिलते हैं, केरला के, बंगाल के, मद्रास से, उनकी अपनी-अपनी सोचें हैं, उनकी अपनी-अपनी ज़बानों के मसाइल हैं, हिंदी ज़बान के साथ उनका भी झगड़ा रहा है। तो वो आपके साथ, यानी एक्सपेट्रिएट के साथ इंटेलेक्चुअली तो बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ये
खुसूसन जनूबी एशिया मैंने नहीं देखा कि यार हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, दोस्ती आगे ये पंजाबियों में हमने बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो पंजाब के पंजाबी जो हमारे पंजाब में रहते थे, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठा के दूसरी तरफ चले गए। जो मुहाजिर आए आपके यहाँ भारत से आए, तो उसमें पंजाब तक कुछ ज़रूर आए, लेकिन ज़्यादातर वो नॉन पंजाबी एरिया से आए थे, और उनके अंदर ऑलरेडी एक अजीब किस्म की आइडियोलॉजिकल जिसको कहते हैं कि हार्ड लाइन रहती है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमें नहीं नज़र आता है कैसा होगा। एक साहिबा यहाँ पे कनाडा के हाल से कहता हूँ, एक साहिबा हैं, उनका नाम है अस्मा महमूद, आप उन्हें नोट कर लें उनके नाम को, और वो कैनेडियन कम्युनिटी आर्ट्स इनिशिएटिव चलाती हैं, और बहुत बड़ा फेस्टिवल कुछ गुज़श्ता 10 साल से कर रही हैं मिसिसागा में, यहाँ के बड़े, जिसमें 50,000 से लाख तक लोग गुजरते हैं, और उनके जलसों में, उनकी महफिलों में, उनके इन फेस्टिवल्स में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों फनकार आते हैं। वो भारत से भी बुलाती हैं और वो हिंदुस्तान से भी बुलाती हैं। वहाँ पे एक जज्बा, एक हम-आहंगी का नज़र आता है कि कुछ नहीं तो कम से कम आर्ट्स और कल्चर की बेसिस पर ही एक दूसरे के साथ कोई डायलॉग हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। उमूमन ये सब कुछ अपनों में होता है। मैं आपको मिसाल बताता हूँ अगर वक़्त है, कि पंजाबियों के बारे में बात करता हूँ, कि हमने अदीब, जैसे आपने कहा हम क्या करते हैं आपस में, तो अदीब शायर जो हम हैं, जैसे हम प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन है, राइटर्स फोरम है, तो हम लोगों ने शुरू में बहुत ज़्यादा भारत के लोगों के साथ मिलके काम करने की कोशिश की। उनमें सबसे ज़्यादा वेलकमिंग जो थी, वो एक अंजुमन थी, और अब भी है लेकिन इतनी एक्टिव नहीं है, वो थी पंजाबी कलमा दा काफ़िला। वो पंजाबी कलमा दा काफ़िला बुनियादी तौर पे सिख और हिंदू पंजाबी राइटर्स की अंजुमन थी, और वो बहुत डिसेंट लोग हैं, और बहुत ही आपस में खुशी-खुशी से मिलते थे, एक-दूसरे का शरीक होते थे। हम लोग जो थे पंजाबी प्रोग्राम कराते थे अपने राइटर्स फोरम में, वो उसमें आके शरीक होते थे, अपने अफ़साने पढ़ते थे, अपनी शायरी पढ़ते थे। लेकिन फिर एक वक़्त आया कि जब हमने ये किया, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसे अफ़साने पढ़े गए जो कश्मीरी पंडितों के लोगों के थे, जिन्होंने उन्होंने अपने दुःख दर्द का इज़हार किया। तो हमने देखा कि हमने तो ज़ाहिर है आज़ादी इज़हार है, हमारा प्लेटफ़ॉर्म ओपन है, तो ज़ाहिर है कश्मीरी पंडित की कहानी भी बड़ी तकलीफ़देह है, जो उनके साथ हुआ था। तो उसको तो हमने दिया, लेकिन उनको लग रहा था कि हाई टेंशन मौजूद है ऑडियंस में भी और सुनाने वाले में भी, हालाँकि उसको कुशादा दिली से सुना गया। तो ये तो पंजाबी की बात बहुत ज़रूरी, इसको आप ज़हन में रखिए जब भी आप ये बात करें कि पंजाबियों में, पंजाब के, पाकिस्तान के हमारे वाले, हिंदुस्तान वाले, उनमें बहुत ज़्यादा शौक़ है मिलने-जुलने का। जो करतारपुर का कॉरिडोर खोला गया, इमरान खान के ज़माने में खोला गया, बहुत से लोग उनसे सियासी तौर पे नाखुश हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ा, कश्मीर कह रहा हूँ, पंजाबियों के लिए बहुत बड़ा खुशी का मौका था। उसमें ये तक था कि मेरी बीवी पाकिस्तान जा रही थी, उनकी एक दोस्त सिख हैं, तो उन्होंने कहा बीवी को मेरी कि तुम पाकिस्तान जा रही हो, तो वहाँ से जो सिक्के नशर पाकिस्तान सिक्के जारी कर रहा है करतारपुर कॉरिडोर खोलने, वो मेरे लिए 5 साथ लेके आना, तो मेरे लिए बहुत मुक़द्दस है वो। तो मेरी बीवी वो लेके आईं। तो एक ये जो है मामला आपस में किसी न किसी तरह से एक दूसरे ट्रैवल को शुरू करने का, मिलने-जुलने का, बॉर्डर्स को सॉफ्ट करने का, वीज़ा देने का अगर होगा, तभी जाके एक दूसरे के दिलों में कुछ बात हो सकेगी। तो ये, इसको आप हमेशा जब लोगों से बात करें ज़हन में रखें, लेकिन आप देख लीजिएगा जब ये बात आप साउथ इंडियन से करेंगे, जब ये बात आप गुजरातियों से करेंगे, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब दूसरा मैं कहता हूँ, मैंने आपको बताया कि पंजाबी कलमा दा काफ़िला का रवैया, उसके बदले यहाँ पे जो हिंदी अंजुमनें हैं, जो हिंदी ज़बान में वो इतनी ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं हैं जॉइंट प्रोग्राम्स करने के लिए। और वो हम कर चुके हैं, हमने कोशिश कर चुकी है, लेकिन हम उसमें अगर बुलाए भी गए हैं तो ज़बरदस्ती में बुलाए जाते हैं। हमसे मुराद कि हमारे नुमाइंदा अदीब और शायर, कोई एक शख्स नहीं। तो हम जब अंजुमन के तौर पे आते हैं तो हम नुमाइंदा लोगों को आगे करते हैं, कि जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, भारत में हमारी कुछ हम-आहंगी हो, कुछ हमारा कल्चरल एक्सचेंज हो, लिटरेरी एक्सचेंज हो। तो उसमें जो हिंदी ज़बान वाले लोग हैं, वो ज़्यादा दुरुस्त हैं,
उसमें शायद जो हिंदुत्व का राग पिछले 8-10 साल से चला है वो उनके आड़े आ जाता है, जैसे हमारे यहाँ अपनी हमारी इस्लामी सख्तगिरी का आ जाता था। अच्छा, मुनीर साहब ये बताइएगा कि वहाँ प्रोमिनेंट इंडियंस और प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज कौन कौन से हैं? मसलन जो दो चार नाम मेरे इल्म में हैं, एक तो तारिक फतेह हैं, ताहिर असलम गोरा हैं, बदर मुनीर चौधरी हैं, तो और बड़े बड़े बिजनेसमैन या नहीं, इंटेलेक्चुअल्स बड़े या बड़े बहुत पॉलिटिशियन? हैं। देखिए यहाँ पे जो आदमी इस वक्त में तो फॉरेन से नामों की लिस्ट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हम आपके लिए निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ बात शुरू की जाए तो प्रोफेसर अजय राव हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मिसिसागा में साउथ एशियन स्टडीज़ का एक मेजर प्रोग्राम चलाते हैं। और वो अपने यहाँ पाकिस्तान से भी उनके यहाँ लोग आके स्कॉलरशिप के ऊपर काम करते हैं, भारत से भी आके करते हैं। और वो आज़ाद ख़्याल है, उनका भी वही किस्सा है कि चूँकि उनका ताल्लुक जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से है, जेएनयू से, जैसे कि आप जानते हैं, तो हिंदुत्व के ज़माने में जेएनयू वाले लोगों को बहुत हमदर्दी से नहीं देखा जाता। लेकिन ये तरक्की पसंद लोग हैं, इनसे अगर कोई बातचीत हो तो उनके पास से भी काफ़ी सारा मिल सकता है। एक यहाँ पे डॉक्टर अतुल टोलिया हैं, अतुल टोलिया बहुत मोहब्बत से मिलते हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। उन लोगों से भी, और वो जो यहाँ मेजर जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है और भारत की अंजुमन है, उसमें वो काफ़ी किरदार अदा करते हैं। तो उन सब से जब ये बात आगे बढ़ेगी तो हम आपको कुछ नाम लेके हाजिर कर देंगे और कर सकते हैं। आपको अदीबों शायरों के नाम बता देंगे, कुछ से पंजाबी में बात करेंगे, बेहतरीन लोग हैं, उनसे आपको उनके दिल का हाल पता चलेगा। जी बिल्कुल, इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन ये जो हमें मसला दरपेश है कि एक आम पाकिस्तानी इंडिया नहीं जा सकता, एक इंडियन पाकिस्तान नहीं आ सकता, ये बड़े दुख की बात है। हाँ, लेकिन देखिए हमें, मैंने वही कहा कि विजुअल थिंकिंग, खुश ख्याली के बजाय हमें रियलिटी को देखना चाहिए। पिछले देखिए पाकिस्तान, आप कहते हैं जो हम लोग वापस जाते हैं ना, यहाँ से जाते हैं, या हमारी अब ज़्यादातर तो यंगर जनरेशन है, जिसका आजकल बहुत बड़ा गलगला है, और वो यंगर जनरेशन जो है दुनिया में घूमी हुई है, हिंदुस्तानियों से मिलती भी है, वापस जाती, देखिए जब वो अपने मुल्क में वापस जाते हैं ना, तो फिर उनको रोज़-रोज़ जो भारत के अंदर ज़्यादतियाँ होती हुई नज़र आती हैं, जो बहुत बहुत बुरी ज़्यादतियाँ हैं। नमाज़ें पढ़ने से रोका जाता है। अब हम जिस कल्चर में रहते हैं कनाडा में, वहाँ आप किसी को नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक सकते। हम्म। कनाडा में आप किसी को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते। कनाडा में हम्म। ये बहुत किस्सा चला था कि रमज़ान के महीने में अज़ानें मस्जिदों से नशर की गईं, जिस पे बहस-मुबाहिसा हुआ। लेकिन यहाँ का कल्चर प्योर सेक्युलर कल्चर है। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो हमें वो सब कुछ नज़र आता है, रोज़-रोज़ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो कत्ल हो गया। ख़ुसूसन कश्मीर के एनेक्सेशन के बाद बात जो है और ज़्यादा ख़राब हुई है। तो बहुत डीप मसाइल हैं और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है किसी तरीके से आपस की हम-आहंगी करें। लेकिन आपने देखा है कि सार्क ने भी बहुत कोशिश की, सार्क भी फ़ेल हुई। आपके यहाँ कई दफ़ा सो कॉल्ड ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती है, वो भी हुई। जनरल बाजवा साहब ने कुछ दिनों पहले अपने जो एक सिक्योरिटी डायलॉग था, उसमें कुछ दिलचस्पी दिखाई, वो नहीं हुई। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने और वाजपेयी साहब ने बहुत कोशिश कर ली कि कुछ कर लें, वो नहीं हो सकी। तो ये जो डीप रूटेड रिज़ेंटमेंट्स हैं, ये आड़े आ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसको ओवरकम करने का ग्रेजुअल मामला है। किसी ने मुझे कहा, फ़लस्तीन में जो हुआ आप देख रहे हैं कि यहूदियों को ज्यूज़ को पैलेस्टाइन में वापस आने में 900 साल लग गए थे। तो ये बड़े लंबे-लंबे मामले हैं। कश्मीर का मामला, अच्छा कश्मीर की असल मामला बार-बार घूम फिर के कश्मीर पे आ जाता है। हकीकत है ये इससे इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। घूम-घूम के कश्मीर पे आता है। अब कश्मीर की जब आप देखें तो कश्मीर के बारे में सिंपल सॉल्यूशन जो है, जो जो लगता है कि बड़ा सिंपल है, वो है कि जी राय-शुमारी की जाए। कश्मीर के अंदर जब हमारी लोगों से डायस्पोरा में बात होती है, मैं आपको डायस्पोरा की बात बता रहा हूँ, तो अक्सर कश्मीरियों में, चाहे वो भारत के हों या पाकिस्तान के हों, वो दोनों तरफ से तंग आए हुए होते हैं। उनका दिल ये चाहता है कि उनको एक मौका मिले, वो अपनी चाहे एक लैंड लॉ की खुद मुख्तार मुल्क बना लें, भारत से आज़ाद और पाकिस्तान से आज़ाद। ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये उमूमन लोग ये करना चाहते हैं, लेकिन अब ये कितना है, गहरा है, जैसे वादी में है, पूंछ वालों को कश्मीरी समझा जाता है, नहीं समझा जाता, कश्मीरियों को डोगरा समझा जाता है, वो सारे मसाइल हैं। लेकिन इवन ये भी सोचना चाहिए कि खुद जो कश्मीरी पंडित हैं, वो खुद भी भारत के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो अल्टीमेट हम्म। सॉल्यूशन
तो वहीं जाएंगे जो कब से अटके हुए हैं कि क्या कोई कश्मीर में ऐसी रायशुमारी करा सकता है जिसमें खुले दिल से कश्मीरी डिसाइड करें कि हमें अपने साथ क्या करना है। और ये बहुत लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक दूसरे से मुल्हिक होने का जो एटीट्यूड चाहे भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ, वो एक माइनॉरिटी इशू होगा। अक्सरियत बहुत मुमकिन है को कहे कि हम अपने इवन लैंड लॉक कंट्री के अंदर आज़ाद तौर पे रहना चाहते हैं, लेकिन इस पर कोई सोचेगा नहीं। लेकिन आपने कहा डायस्पोरा में क्या इनहेरेंट थिंकिंग, इस तरह की थिंकिंग डायस्पोरा में हमें नजर आती है। अच्छा मुनीर साहब, आपने फरमाया कि इंडिया में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, तो इंडियन दोस्तों से जब मैं बात करता हूं वो कहते हैं जी पाकिस्तान में बहुत एग्जैजरेट किया जाता है इस तरह की चीज़ों को, और सिर्फ आज से नहीं किया जा रहा, ये 75 ईयर से किया जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो उनको मैसेकर किया जा रहा है, उनका जेनोसाइड हो रहा है। मसलन भुट्टो साहब ने 1968 में कह दिया था ए कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के मुसलमान 47 में 48 में वो 9% थे या 9.5% थे, आज वो 15-16% हैं। तो वो कहते हैं जी कैसा जेनोसाइड है ये। और इंडिया में तो पाकिस्तान के मुसलमान बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी हिंदुत्व आ गया या वहां पे हिंदू राष्ट्र आ गया, और खुद वो दो कौमी नजरिए पे यकीन रखते हैं, मुस्लिम नेशनलिज्म की तारीफें करते नहीं थकते वो। तो ये डबल स्टैंडर्ड भी तो हमें देखना चाहिए ना। जी देखिए, सिंगल सिंपल स्टैंडर्ड सेक्युलर थिंकिंग है, और जो जी हम जी जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म को प्रोफेस करते हैं और हम सेकुलरिज्म के फ़ायदे दुनिया को सिखाते हैं। मेरा अपने एक आर्टिकल है, मैं आपसे कभी शेयर कर लूँगा कि मुसलमान मुल्कों में सेकुलरिज्म क्यों नहीं फैला, उसकी वजूहात क्या हैं। तो जी उसके तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म ऐसा हो कि जिसके अंदर हर शख्स अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की आज़ादी रखे और किसी के दूसरे के मज़हब में अपनी टांग ना घुसाए, ना उसमें इम्पोज़ करे। हम कनाडा में रहते हैं, वो सेकुलरिज्म का फल खा रहे हैं। हम अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में सेकुलरिज्म का फल उठा रहे हैं। हम यही देखना चाहते हैं। मैं अपनी ज़ाती आपको राय जो दूँगा, बल्कि ख़्याल दूँगा कि मैं बचपन से लेके अब से 10 साल पहले तक, या समझिए ये 8-9 साल पहले तक, इंडियन सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी का स्टूडेंट अपने को मैं गर्दानता हूँ। मेरे नज़दीक जो इंडियन फोर फादर्स ने, जिसमें नेहरू, गांधी के अलावा नेहरू और जो दूसरे लोग शामिल हैं, उन्होंने सेकुलर पॉलिसियाँ नाफिज की। उनकी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी यकजा करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन हमारे यहाँ, और ये बात दुरुस्त है जो आप फरमा रहे हैं, उसी पे मैं जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ जब शिद्दत परस्त इस्लामी ख़यालात आए सामने, किसी वजह से आए, अफ़गान की जंग के बाद से आए, सऊदी इन्फ्लुएंस से आए, कहीं से भी आए, तो हमने अपनी बहुत हार्श हो गए हम अपने मामलात में, सख्तगिरी में, और हमने भी अपनी अक़लियतों की ऐसी की तैसी करके रख दी, इसमें कोई शुबा नहीं। हम अपनी अक़लियतों के साथ रोज़ खड़े होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई उनको अपने अपने अकायद पे इज़हार करने का हक़ है। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हमें फ़ौरन ही कुफ़्र का टैग लग जाएगा कहीं से, लेकिन हर शख़्स को है। लेकिन जब हमारे यहाँ भी हिंदुओं की जबरी शादियाँ होती हैं, ईसाइयों के गिरजे जलाए जाते हैं, तो वो मिसालें भी तो बाहर जाती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन भारत के लोगों को जवाब मैं दूँगा कि जो फ़हमीदा रियाज़ की बहुत मशहूर नज़्म है, जो उन्होंने भारत ही में जाके पढ़ी थी कि तुम भी हम जैसे ही हो गए सारे भाई। हम जो ज़्यादतियाँ कर रहे थे, अब तुमने भी वो ज़्यादतियाँ अपना ली हैं। तो हिंदुत्व जो है, वो भारत में बहुत फैली है और वो एक रिएक्शन में आई, और ये कोई शकील साहब नई बात नहीं है। मेरे पास ये किताबें 6 रखी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की, राइज़ ऑफ फंडामेंटलिज़्म। और राइज़ ऑफ फंडामेंटलिज्म सिर्फ हिंदुस्तान का फिनोमेना ही, एक इंटरनेशनल फिनोमेनन है, जो अमेरिका में भी आपको नजर आता है, ट्रंप के तहत में दूसरों को भी नजर आता है। लेकिन इत्तेफाक से पिछले सारे सालों में जो आरएसएस के लोग थे, जो इस किस्म के थिंकिंग वाले लोग थे, जिन्होंने गांधी को कत्ल किया था, उस किस्म के लोग थे, तो उनको एसेंडेंसी मिली है। वो हमारे अपने खुसूसन बिलखुसूस पाकिस्तान में होने वाले मामलात की वजह से उसको और ज़्यादा शय मिली है। लेकिन बदकिस्मती से फ़िलहाल जिस माइलस्टोन पे भारत पहुंचा हुआ है, वो एक हार्श रियलिटी है। और इसमें मैंने कहा नमाज़ों से रोकते हैं, ये मतलब मस्जिदें बंद कर दी या जेनोसाइड कर दी, हरगिज़ मैं नहीं मानूँगा। भुट्टो ने भी कहा तो गलत कहा, किसी ने भी कहा तो गलत कहा। लेकिन इवन आज के दौर में आप भी अपना यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं, अगर कोई ग्लिम्प्स आ भी जाए, कोई ट्यूब आ भी जाए, तो वो आपके जज़्बात को और ज़्यादा भड़का देती है। अच्छा, इमरान खान साहब ने पिछले दिनों काफी दफा ये कहा, बाकी लीडरों ने भी कहा
कि ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि गांधी और नेहरू के इंडिया को हमने कब क्रेडिट दिया? हमारी टेक्स्ट बुक्स तो भरी पड़ी हैं गांधी और नेहरू और कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे से, और जिन्ना साहब ने तो कांग्रेस को कह दिया था ये एक फाशिस्ट और प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो सर हमारी शिकायत बड़ी पुरानी है, और हमने तो गांधी और नेहरू को भी कभी क्रेडिट नहीं दिया। जी जी, जिन्ना साहब की मबाहिस में जाने के बजाय मैं इमरान खान को जवाब दूंगा कि आपका पाकिस्तान अब कायद आज़म का वो पाकिस्तान भी नहीं है जो उनकी सन 47 की एक तकरीर के ऊपर मबनी है जिसका रोज़ रोज़ हवाला दिया जाता है, वो भी नहीं है। और कायद आज़म की सोच में हमारा काम नहीं है कि हम यहाँ बैठ कर क्रिटिसाइज़ करें। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, उसमें भी डाइकोटोमीज थी, लेकिन अब एक रियलिटी हो गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान अपनी जगह पे मौजूद है। कैसे भी हुआ, क्यों भी हुआ, दो बड़े मुल्क हैं, हिंदुस्तान हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा मुल्क है। तो अब हमें आगे ये देखना चाहिए कि अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम किस तरीके से आपस में दोबारा दोस्त बन सकें, जो हम कभी भी नहीं थे। तो कभी कभी रहे हैं, कभी नहीं, कभी भी दोस्त हम नहीं रहे। और ये जो बात आपने तारीख की कही है, तो देखिए पिछले 40 साल में अव्वल तो आपके यहाँ बहुत बड़े आदमी थे के अजीज, जिन्होंने मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान लिखी है। तो उसके बाद इश्तियाक अहमद ने बातें करी हैं, उसके बाद और लोगों ने बातें की हैं, आयशा जलाल ने की हैं। आयशा जलाल की बात जो है वो बाज़ दफ़ा मुझे कम लगती है इश्तियाक अहमद की बातों के बारे में, लेकिन ज़ाहिर है अवाम को ये सब कुछ नहीं पता है। आपके यहाँ अगर बांग्लादेश की तारीख सिर्फ 2 लाइन पे हो जाए कि हमारे साथ ये था मुल्क और हिंदुओं की साजिश से अलग हो गया, तो ये है जो अब आपके अवाम में घुसा हुआ है। और जो इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं भारत के बारे में, तो उन्होंने अपना एक जो नया सिलेबस जारी करने की कोशिश की, वो तो बहुत ही मुश्किल सिलेबस है जिसमें बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक पाकिस्तान का सिलेबस। तो ये इमरान खान, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हर एक को समझना चाहिए कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव लीडर नहीं हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वैसे ही क़दामत परस्त लीडर हैं जैसे और क़दामत परस्त लीडर्स थे, और उनके अंदर बहुत मामलों में क़दामत परस्ती मौजूद रहती है। और जिस भी लीडर में ऐसी क़दामत परस्ती मौजूद रहेगी, वो दूसरे को कुशादा दिली से तस्लीम नहीं करेगा। सर अगर इमरान खान प्रोग्रेसिव नहीं है तो फिर प्रोग्रेसिव कौन है लीडर पाकिस्तान के? इस वक्त कोई भी नहीं है। ओके। इस वक्त कोई भी, देखिए आपके यहाँ जो था, अगर आप असल मामला, अगर हम बिल्कुल प्रोग्रेसिव बुनियादों पे जाएं, जो बाएं बाजू की सोच है, तो वो तो बुनियादी तौर पे सब इंसानों के लिए सहूलतें फराहम करने की सोच है, सब इंसानों को जिंदा रखने की सोच है। वो तो सोच बहुत गहरी है जो एक जमाने में पीपल्स पार्टी और नैप ने अपनाई थी। नैप का जो साल साल लोगों को नेशनल पार्टी पसंद रही, वो यही थी कि वली खान की जो सोच थी वो डिफरेंट थी। पीपल्स पार्टी भी जब बनी तो अल्टीमेटली वो भी तो जागीरदारों के हत्थे चल गई ना। तो इसलिए जिसको आप कहते हैं कि सोच की हैसियत से पाकिस्तान में तरक्की पसंद सोच को तो शिद्दत के साथ दबाया गया। आपके यहाँ एनएसएफ को तबाह किया गया, आपके यहाँ जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन पर साल साल पाबंदी लगी रही, आपके यहाँ हसन नासिर को शहीद किया गया किसी भी मामले से, आपके यहाँ फैज साहब जेल गए। मतलब ये मसले बहुत डीप है ना। तो जिसको कहते हैं कि सो कॉल तरक्की पसंद मूवमेंट, जिसमें अवाम, किसान, मजदूर सब एक साथ काम करें, उस सबको तो आपके यहाँ बुरी तरह से, जिसको कहते हैं दस्ते तहे संग आमदा, जो फैज ने बात की थी, उसको तो कुचल दिया गया है। आपके यहाँ कोई कोई लेबर मूवमेंट है, लेबर मूवमेंट को फना किया गया ना। तो फिर कैसे तरक्की पसंद लोग कहते हैं कि माशरे में इंसाफ का दौर हो? तो इंसाफ के दौर में तहरीक इंसाफ ने क्या लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को दोबारा से काम करने की इजाजत दी? उनका तो वकीलों पर बहुत असर है। उनके वकील दोस्तों ने क्या कहा कि हम वर्कर्स पार्टियों को सामने लाएंगे। वर्कर्स तो आपके तहस नहस हो गए। तो तरक्की पसंद सोच तो उन सोचों में जाती है ना, वो कोई नहीं है आपके यहाँ। सियासी तौर पे तो आपका जवाब है कि सियासी तौर पे कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसको हम मॉडल तरक्की पसंद सेकुलर लीडर कहें। बिल्कुल सर। अब देखिए भुट्टो साहब जैसा जो जो मॉडर्न लीडर था, उसने भी जो आइन बनाया, एक तरफ तो उस आइन में ये कहा गया कि सारे सिटीजन बराबर हैं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात की, और साथ ये भी लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए मुसलमान होना जरूरी है। और आज भी मुसलमानों की अक्सरियत पाकिस्तान में, दे आर टोटली अनएबल टू सी दिस कंट्राडिक्शन, कि इसमें कंट्राडिक्शन है, जी जी, उनको वो नजर नहीं इसलिए आती। नहीं, वो इसलिए है। और हम सब भुट्टो साहब से, मैं तो पीपल्स पार्टी का 4 आने का मेंबर रहा हूँ शकील साहब,
भुट्टो साहब के साथ जो सबसे बड़ी हमारी शिकायत मुझ जैसे लोगों की, हमसे कईयों की शुरू हुई थी कि जब उन्होंने कुछ ऐसी मजहबी कार्रवाइयाँ की थी जिसका खमियाजा पाकिस्तान अब भुगत रहा और आइंदा भी भुगतता रहेगा, जिसमें आपके माशरे का एक अहम तबका जो पाकिस्तान के कारकुनों में शामिल था, उस सब को आपने पाकिस्तान से मलियामेट करने का प्रोग्राम बना लिया। हम दूसरों की जेनोसाइड की बात करते हैं, हम अपने यहाँ जो जेनोसाइड कर रहे हैं किसी भी वजह से, उन बहसों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ अकायद की, लेकिन इंसानी तौर पर तो हम जेनोसाइड कर रहे हैं ना, हम तो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं ना आपके यहाँ से मुकम्मल निकल के, रोज़ाना आपके यहाँ लोग बाहर आ जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए होते हैं आके। तो जो भुट्टो साहब ने जो सबसे बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान के साथ की थी, वो वही मज़हबी फ़ैसले थे, चाहे दबाव में आके किए, चाहे कैसे किए, जिसकी सज़ा अब पाकिस्तान साल-साल, और पाकिस्तान पर ब्लैक स्टिग्मा, जब जब भी हम भारत में ज़्यादती की बात करने जाएँगे ना, मज़हबी ज़्यादती की, तो हमारी मिसाल हमें हमेशा दिखाई जाएगी, हमें हमारा आईना दिखाया जाएगा। क्योंकि शहरी का अकीदा कुछ भी हो, शहरी को कत्ल करने का हक किसी को नहीं है, हर शहरी को जिंदा रहने का हक है, तो अकीदा हमारी मर्जी का नहीं हो। जी बिल्कुल सही। तो सर आपने बात की कश्मीर की, तो कश्मीर पे मैंने काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी देखी, बुक्स देखी, लोगों से बात भी की। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हम कश्मीर के मसले को जिंदा रख के कश्मीरियों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। मसलन एमबी नकवी साहब ने, कराची के मशहूर जर्नलिस्ट थे, आप जानते होंगे, उन्होंने 88 में एक आर्टिकल लिखा था द बेस्ट ऑफ एनिमीज। तो उन्होंने लिखा कि 65 में हमने अल्टीमेट कदम उठा के देख लिया, और वो था कि हमने जंग कर ली इंडिया के साथ कश्मीर हासिल करने के लिए, वो नहीं हुआ। तो हमें मान लेना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, हम मूव ऑन करें। तो किसी भी गवर्नमेंट में जितना प्रोपेगेंडा जारी था, उसके बाद फिर किसी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो कहते कि भाई चलें अब आगे चलें। तो मैंने सर आगा शाही से ये बात की कि जी एमबी नकवी साहब ने ये लिखा है। तो कहने लगे कि आपको पता है पंजाबी 60% है पाकिस्तान का, उनको कौन ये समझाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन ये बात पंजाबियों को कौन समझाएगा। और सर आपने देखी होगी, बहुत मशहूर इंडिया के राइटर हैं जिन्होंने कश्मीर पे बहुत काम किया है, बहुत मशहूर लॉयर हैं वो, एजी नूरानी साहब। जी एजी नूरानी साहब ने सबसे डिटेल्ड बुक लिखी है, 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वो छापी। उसमें उन्होंने लिखा कि नवंबर 47 में इंडिया ने ऑफर की जिन्ना साहब को कि तीनों जो स्टेट्स हैं, डिस्प्यूटेड स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और कश्मीर में हम प्लेबिसाइट करवा देते हैं, एंड जिन्ना साहब रिफ्यूज्ड। और उसके बाद भी इंडिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इंटीरियर मिनिस्टर थे सरदार पटेल, उन्होंने ये ऑफर की, और ये 5-6 किताबों में कम से कम मौजूद है ये बात, कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। सरदार शौकत हयात जो एक यंग लीडर थे तहरीक पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जो जंग पब्लिशर्स ने 95 में पब्लिश की, कि मैं लियाकत अली खान के पास गया और मैंने कहा सर ये अच्छी ऑफर है, इसको कबूल कर लीजिए। लियाकत अली खान ने मुझे कहा शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। तो सर अब पाकिस्तान की जो स्टेट है उसको ये समझ लेना चाहिए कि इफ यू मिस द बस यू मिस द बस। हाँ, ये लेकिन रियलाइजेशन नहीं है उनमें, अब तक नहीं नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए फिर वो बात हो जाती है, कितना सारा पानी पुलों के नीचे से निकल गया है, कितने कितने मौसम आके चले गए हैं। ये सब पुरानी बातें जो हैं, ये हर शख्स अपने 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 सबूत पे लिखेगा, बहुत अच्छी बातें होंगी। इस वक्त आपको या मुझको उनसे बात करनी चाहिए जो मौजूदा कश्मीर के अंदर जिंदा हैं और यंग हैं, नौजवान हैं। मैं आपको कुछ नाम देता हूँ यहाँ कनाडा में रहने वालों के। एक आप हमीद बाशानी का नाम लिख लें, अब्दुल हमीद बाशानी का, शायद आप उनको देखते रहते हो, वो लॉयर हैं, बैरिस्टर साहब, जी बैरिस्टर बैरिस्टर साहब साहब। जी। उनका कश्मीर से बहुत गहरा ताल्लुक है ही कश्मीरी वो। मुमताज़ खान साहब हैं जो जिनके यहाँ से आपको दूसरी राय मिलेगी। और मेरे ख्याल में आइंदा कभी भी आप कश्मीर के मामले पे बात करें, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे कश्मीरियों को आप ढूंढें जिनसे आप बात करें, किताबों से बाहर निकल के, जो इस वक्त आपको सोच बचाएंगे। अब्दुल हमीद बाशानी ने कश्मीर पे बहुत लिखा है मौजूदा ज़माने में, वो हम सब में मुसलसल लिखते हैं और यहाँ के अखबारों में भी लिखते हैं। मुमताज़ खान यहाँ पे कश्मीरियों के लीडर हैं और उनका नज़रिया उन वाले कश्मीरियों का है जो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं विद इन इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। तो ये दोनों सोचें देखनी पड़ेंगी। और
इस्टेब्लिशमेंट की गढ़ी हुई बातों को लियाकत अली खान ने क्या किया? लियाकत अली खान ने बहुत कुछ नहीं किया ना। लियाकत अली खान तो रूस की दोस्ती छोड़ के अमेरिका की दोस्ती संभाली थी, और आज हम अमेरिका को गालियां दे रहे हैं। ठीक है ना, कायद-ए-आज़म तो चले गए 1 साल मेरा कायद-ए-आज़म से सबसे पहला सवाल ये होता है बहैसियत क्रिटिकल पैट्रियट कि कायद-ए-आज़म अगर 10 साल से पाकिस्तान बनाने में या पाकिस्तान नुमा कोई चीज़ बनाने में लगे हुए थे, तो उन्होंने क्यों नहीं हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया पेश किया? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट समझे जाते हैं। हमें क्यों नहीं 5 कागज़ उनके यहाँ से निकले मिले ज ज जो जो हमारी आर्काइव में हो, जिसमें हो कि मेरी नज़र में पाकिस्तान इस तरह से चलेगा, उसका दस्तूर ये होगा, उसकी सेकुलर नेचर ये होगी, वगैरह, 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 राइट? तो अब ये बहाना आता है कि जी वो 1 साल में चले गए। तो मेरा इतने बड़े लीडर से ये सवाल होता है बहैसियत क्रिटिकल पैट्रियट कि भाई हमें क्यों नहीं उनके यहाँ से ऐसी कोई चीज़ नसीब हो, हमें से एक तकरीर मिल जाती है, हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, सबको अपनी आज़ादी होगी। उस तक वो तकरीर भी डिस्प्यूटेड है। वो तकरीर साल-साल पाकिस्तान के रेडियो पे नशर नहीं करने दी जाती थी। उसके साथ ही साथ हमें स्टेट बैंक में कायद-ए-आज़म की दूसरी तकरीर मिल जाती है। तो देखिए हर लीडर के अंदर वीकनेसेस एंड डायकोटोमीज़ होती हैं, और हम सबको उन डायकोटोमीज़ को नज़र में रखना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है आपके प्रोग्राम के लिए कि अब एक फैक्ट है, वी लिव इन रियलिटी इन डिवाइडेड नेशन स्टेट्स। अब इन नेशन स्टेट्स में दोस्ती कैसे होगी? मेरी अपनी राय ये है कि जो हम अवाम हैं, हमें आपस में एक-दूसरे से मिलने-जुलने का तरीका निकालना चाहिए, जो भी हो सके। मैंने आपको बताया कि हमने पंजाबियों के साथ काम किया, इंडियंस के साथ काम किया, कोशिश की, हम करते हैं। मैं अपना आई एम जस्ट वन, राइट? मैं एक आदमी हूँ। दूसरे भी करते हैं, मैंने आपको अस्मा का बताया कि वो जलसे करती हैं, लोग मोहब्बत से आते हैं। लेकिन जब वापस अपनी ज़मीनों पे कदम रखते हैं, तो उनको कौन-सा ऐसा जादू है, जो दोबारा उसी भयानक दौर में खींच के ले जाता है, जो एक-दूसरे को मानने से तैयार नहीं होते। उसमें वही होगा, इस वक़्त सोशल मीडिया का दौर है, जो आपको वहाँ पे नज़र आएगा, वही आप कबूल करेंगे। जी, आपने अस्मा महमूद की बात की, मेरे भी वो दोस्तों में से हैं, तो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अच्छा सर, कश्मीर के बारे में जो है ना, सैयद अली गिलानी साहब जो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर कश्मीरी थे, उनका एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है कि मुसलमान जो है ना, वो किसी सेकुलर मुआशरे में गैर मुस्लिमों के साथ नहीं रह सकता। अब जब आप इस तरह का बयान देंगे, और ये भी उन्होंने कहा कि ये इसी तरह है जैसे एक मछली को पानी के बगैर रहना पड़ जाए, तो सर फिर इंडिया के जो लोग हैं वो फिर ये कहेंगे ना कि भाई अगर कश्मीर के मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ नहीं रह सकते, तो इंडिया में 20-22 करोड़ मुसलमान वो कैसे रह रहे हैं। जी, और सर देखिए। सरदार मसूद, सर 1 मिनट में खत्म कर लूं, सरदार मसूद जो एजेके के प्रेसिडेंट थे, आजकल अमेरिका में एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक दफा कहा कि हम कश्मीर के मसले का टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे हल चाहते हैं, और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद इस्लाम है। तो सर फिर ये एक कम्युनिटी की, एक इलाके की तो तहरीक ना हुई ना, ये तो एक रिलीजियस और कम्युनल मूवमेंट है ना फिर। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी मिसाल देना अच्छा नहीं होता। मेरे एक आर्टिकल है, मैं आपको भेज दूँगा कि मुसलमान स्टेट्स में सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, हमारी 52 मुस्लिम स्टेट्स में सेकुलरिज़्म क्यों नहीं पनप सका? हम्म। क्यों नहीं पनप सका, उसके इम्कानात क्या हैं? उसमें ये बात बड़ी क्लियर है कि हमारे दिमाग में सेकुलरिज़्म का मतलब लादीनी करके घुसेड़ दिया गया है। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब एक डेमोक्रेटिकल स्टेट नहीं है, जिसमें हर शख्स अपने मजहब पे अमल पैरा होने की आज़ादी रखे। और सन 47 से जो आपकी पाकिस्तानी मेंटालिटी है, जिसको बिल्ड किया है, जिसमें मौदूदी का बहुत बड़ा हाथ है, 40 साल में भुट्टो ज़ियाउल हक का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें आपको टोटली कंडीशन कर दिया गया है। चाहे वो मसूद साहब हों या जो साहब हों, वो उसी सोच से गुजर के आए ना। लियाकत अली खान भी उसी सोच के थे। तो बदकिस्मती से सोच वो है कि जो शुरू ही से थी। जब आप पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं से लेके आ गए, तो उसके बाद आपको उस मंतर से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन नौजवानों में इस बात का इम्कान है कि शायद वो इस मंतर से निकल सकें। तो हमारे नज़दीक जो वो ये है कि पहले अगर कोई कोशिश करनी है बहुत। अब देखिए ना, कहते हैं कि अभी भी भारत और पाकिस्तान में $500 मिलियन की ट्रेड रही है। 500 मिलियन, 50 करोड़ डॉलर की बड़ी कहाँ हो रही है, किधर हो रही है, राइट? लेकिन अभी आपके यहाँ टमाटर प्याज मंगाने की बात हुई, कहा गया भारत से मंगा लो, राइट? किसने अपोज किया? मेरे ख्याल में आपका सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट तो राजी भी हो जाता उस बात में। सबसे पहले बयान आ गया
PMLN की गवर्नमेंट कहा कि हम हरगिज हरगिज बाहर से टमाटर प्याज नहीं मंगाए, तो भाई ठीक है, आप घास खा के एटम बम भी तो लेके बैठे हुए हैं ना। तो और ये फवाद जहनीत चौधरी जो होगी। पीटीआई के हैं उन्होंने भी मुखालफत की थी इसकी। जी जी की होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो भी सरकर्दा रहनुमा हैं वो, आप भूखे मर रहे हैं, आपके अवाम को प्याज टमाटर नहीं मिल रहा है, आप उनका ख्याल नहीं कर रहे हैं, और हंगामी बुनियादों पे भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, और कह रहे हम टर्की से मंगा लेंगे प्याज। भाई टर्की का बॉर्डर आपसे कितना दूर है? तो भारत सर के अब साथ आप, जी अब तो कहिए। सर ऐसी खबर आई है कि मेरा ख्याल 13,000 टन है या कुछ ऐसी मिकदार है, वो आएगा इंडियन प्याज, लेकिन वाया दुबई आएगा। जी नहीं, हम वाया दुबई इंडिया तो से, आप, वाया दुबई तो हिंदुस्तानी बहुत चीजें आपके पास आती हैं। जी वही है ना जी, हो सकता है किसी गरीब आदमी के बीच में चार पैसे बन जाते हों, जी तो वो गरीब चाहते हैं आदमी कि को आप, तो, गरीब आदमी को तो नहीं बनेंगे, किसी मालदार के ही बनेंगे। अभी आपने देखा कि बलूचिस्तान में जो ईरान से टमाटर आए, तो उसको कुछ जी सरदारों ने फेंकवा दिया। हम्म बलूचिस्तान में ईरान से टमाटर आए, कहीं से आए, तो बलूचिस्तान के किसी सरदार ने या किसी आड़ती ने उनको ट्रक फेंकवा दिया, उसमें मुकदमे चल रहे हैं। तो हम्म हमारी तो ये अखलाकी ऐसी की तैसी हो गई है ना। तो इसको, बिल्कुल सही। लेकिन घूम फिर के यहीं आना है कि हम दोस्ती कैसे कर सकते हैं, हम और अपनी उसमें, दोस्ती। जी और उसमें सर ये भी बहुत जरूरी है कि हम कश्मीर पे कम से कम मीडिया पे कोई ओपन डिबेट शुरू करें कि लोगों को पता चले कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। और आपने सर बात की पाकिस्तान का मतलब क्या, ये जो है ना नारा बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में, और किसी को ये मालूम नहीं कि जिन्ना साहब ने इस नारे से लाताल्लुकी का इजहार किया था। और ये मलिक गुलाम नबी एक तहरीक पाकिस्तान के एक एक्टिविस्ट थे, अमृतसर से उनका ताल्लुक था, बाद में वो लाहौर में सेटल हुए। उन्होंने दो किताबें लिखी हैं, एक है दागों की बहार और एक है किस्सा एक सदी का। और दागों की बहार जो है वो नवाब वक्त ने 80s में सीरियलाइज की, जहां से मैंने पहली दफा ये पढ़ा। तो उन्होंने लिखा कि खालिक दीना हाल कराची में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास हुआ दिसंबर 47 में, जिसमें एक साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बन गया है, लेकिन पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई, वुजरा के वही चाल ढाल हैं जो अंग्रेज दौर में होते थे। और हमने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इस्लाम नाफिज नहीं किया जा रहा। तो जिन्ना साहब ने कहा कि मौलाना, आपने हो सकता है चंद वोट लेने के लिए ये नारा लगाया हो, मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया, मेरी वर्किंग कमेटी ने कभी ये नारा नहीं लगाया, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। देखिए मसला क्या है भाई शकील भाई, कि ये सब बातें आवाम नहीं पढ़ते हैं। आवाम से आगे बढ़े तो कुछ कम पढ़े पढ़े लिखे लोग, वकील नुमा पढ़ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपने करारदाद मकासद को प्रियम्बल के तौर पर शामिल कर दिया, तो उसके बाद फिर तो आपने बड़ी मुश्किलें पैदा कर ली ना। जब आप कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उसमें सेकुलरिज्म का तो मसला रहता ही नहीं है ना। मैं दोस्तों से बात करता हूँ, वो कहते हैं पाकिस्तान में सेकुलरिज्म की बात हो ही नहीं सकती है, आप क्या बात कर रहे हैं, राइट। और जो बात जी करेगा उसको लादीन और काफिर कह के मार दिया जाएगा, और ये आपका अमूमी रवैया है। तो सिर्फ ये समझना चाहिए कि जिन्ना साहब ने क्या कहा, डायकोटोमी क्या थी क्या नहीं थी, 75 साल में जो आपकी जहनी गत बनी है, अब उसी में आपको जिंदा रहना है। उस गत से निकलने का कोई तरीका इख्तियार करना है, जो मुश्किल है। तो आपकी तो जंग चौरुखी चौमुखी पता नहीं कितनी मुखी है। सिर्फ एक मसला ये है कि हम हिंदुस्तान से दोस्ती कैसे करें, ठीक है ना। तो इसमें जी इसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि हम अवामी सतह पे जितना मुकालमा कर सकते हैं करें। हम अवामी सतह पे जाहिर करने की कोशिश करें कि हम भी आपको अपने जैसा इंसान समझते हैं। हम अवामी तौर पे अदीब शायरी में जो इकाइयाँ हैं वो ढूंढने की कोशिश। आप देखिए, आपके यहाँ प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाने निगार कहा ही नहीं जाता है। हम्म। जब प्रेमचंद की हिंदी लिखने की बात है, आपने प्रेमचंद की छुट्टी करा दी। अब तरक्की पसंद जो आपके लोग हैं, उनको याद होगा कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास में मेजर तकरीर प्रेमचंद की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब हमें हुस्न के मेयार बदलने होंगे, ठीक है ना। वो प्रेमचंद को, कृष्ण चंद्र को, कितने सारे लोगों को जो जो गैर मुस्लिम लिखने वाले हैं, जो बहुत अच्छा अच्छा लिखते रहे हैं, उनको भी तो हम भूलते जा रहे हैं ना। उनकी आपके यहाँ तो पजीराई नहीं है। आपके यहाँ तो आप बिल्कुल सही। चलेंगे,
मुख्तार मसूद की किताबें आप पढ़ेंगे, आपके यहाँ जो है वो एक मोहब्बत सौ अफसाने वाली कहानियां चलेंगी, आपके यहाँ अशफाक शाह अहमद अहमद साहब की। चलेंगे जी जी। जी। या कुदरतुल्लाह शहाब चलेंगे। वो मैं उस भूल रहा था नाम, इसीलिए उस तरफ को मैं चला गया मुख्तार मसूद को, कि वो चलेंगे ना, तो उन सब ने क्या किया, लेकिन उसके बावजूद उसके आपके पास अच्छे लिखने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बिल्कुल सही। एक सर मेरे दोस्त हैं, ही इज एन इंडियन बाय बाय ओरिजिन, न्यूजीलैंड में रहते हैं। तो उन्होंने एक दफा बड़ी मजे की बात की कि पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट हो, प्योर इस्लामिक स्टेट हो, लेकिन इंडिया एक सही मानों में सेकुलर स्टेट हो। देखिए इलाज ये है, और सख्त, ये जुमला सख्त है, मैं चूंकि अपने आप को प्रोग्रेसिव प्रोफेस करता हूँ और मैं अपने आप को सेकुलर कहता हूँ। पाकिस्तान का इलाज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में ये है कि उसको अपनी पॉलिसी सेकुलर बनानी पड़ेंगी। सेकुलर बनाने से मुराद है कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसके अंदर हर इंसान अपने मजहब पे अमल करने का हक रखे, हर इंसान जो किसी भी मजहब का हो उसको मसावी हुकूक मिले। उसका मतलब यह है कि अगर भारत में एक मुसलमान के सदर बनने के इम्कानात हैं, एक मुसलमान के वजीर आजम बनने के इम्कानात हैं, अमेरिका और कनाडा में मुसलमानों को वजीर आजम बनने की रसाई है, यूरोप में रसाई है, अमेरिका और कनाडा में बड़े बड़े पदों पर मुसलमान जाके बैठ रहे हैं, वजीर बन रहे हैं, सफीर बन रहे हैं, पार्टियों के नायब लीडर बन रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी जब तक आप ये सब रखेंगे कि हमारा सदर से मुसलमान होगा, हमारा वजीर आजम से मुसलमान होगा, तो ऐसे मामलों को बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन बदकिस्मती से ये वो रियलिटी है जिसमें शकील साहब आपको और दूसरों को काम करना है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो इश्यूज हैं वो देखने चाहिए कि भाई ये सब है मुसीबतें, हमें आपने ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर हम भी आपसे मोहब्बत की दोस्ती फिर भी करनी चाहते हैं। आप हमें कुशादा दिली से तस्लीम करें, क्योंकि हम ये कुशादा दिली से आपको ऑफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल सही मुनीर साहब। मुझे याद है 1980s में, आप तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना, 1980s की बात है, जंग में ये खबर मैंने पढ़ी कि एक अहमदी का ट्रांसफर हो गया चीचा वतनी। ये साहिवाल के जिले में एक छोटा सा कस्बा है, वहां पे स्टेशन मास्टर के तौर पे एक अहमदी का ट्रांसफर हो गया। तो शहर में हड़ताल हो गई थी कि एक अहमदी को यहाँ क्यों भेजा गया है, ये एक साजिश है। तो सदर जी वजीर आजम तो दूर मैं रह गए सर, हम तो एक स्टेशन मास्टर को एक्सेप्ट नहीं कर नहीं सकते। देखिए, बिल्कुल आप ठीक, मैं जानबूझ के ढके छुपे अल्फाज में अहमदियों का नाम सामने लाने से गुरेज कर रहा था। जी लेकिन हकीकत यह है कि अहमदियों को अगर आपने उनके अकायद की बिना पे अपने से अलग कर भी दिया, अव्वल तो मैं उससे एग्री डिसएग्री करूँ, ये मेरा ज़ाती मामला है, राइट। अगर आपने कर भी दिया तो उनका इंसानी हुकूक को किसी तरीके से भी पामाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी कोई अदालत, आपकी कोई हाई कोर्ट, आपकी कोई सुप्रीम कोर्ट, आपकी कोई छोटी अदालत, राइट, वो उनके इंसानी हुकूक के लिए क्या कर रही है? क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, 20, 25, 30 हज़ार अहमदी कनाडा में रहते हैं, उससे ज़्यादा रहते होंगे, हम उनके दुख दर्द को रोज़ देखते हैं। और मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि उनके अकायद से क़त्अ नज़र, तो वो एक लंबी बहस है, राइट? उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहैसियत मैं एज़ अ सेक्युलर कह रहा हूँ कि कनाडा में अहमदी भी रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान भी रह सकते हैं, हम माइनॉरिटी में हैं। हम माइनॉरिटी में होके इक्वल राइट्स रखते हैं, हम अपने वज़ीर आज़म का ग़रीबान पकड़ सकते हैं, हम पार्टियों में जाके ओहदे हासिल कर सकते हैं, वज़ारतें हासिल कर सकते हैं, और यही कुछ हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। और अहमदियों के साथ जो ज़्यादती होती है, जो जिस पे बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादती हो रही है, लेकिन जब आप उनको पकड़ के जेल में डालते हैं तो 5-5, 10-10 साल बेचारे जेल में पड़े चलते हैं, मुकदमे नहीं होते। कोई जज अगर हिम्मत करके उनके बारे में फैसला भी करना चाहे तो जज को कत्ल करने के मसाइल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है, लेकिन इसका राब्ता भी सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ है। अगर आपके यहाँ एक सेकुलर निज़ाम हुकूमत होगा, और सेकुलर में मैं बार-बार कहना चाह रहा हूँ, लादीनी नहीं होता है। वो एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें हर शख्स अपने मज़हब पे आज़ादी से अमल कर सके, जिसका इस्लाम ने भी वायदा किया, जिसका आपके रसूल ने भी वायदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है? फिर आप रियासत मदीना तो बना लें,
लेकिन कभी इमरान खान के मुंह से, फॉर इमरान खान में एक मिसालें दे रहा हूँ, आजकल उनका नाम ज्यादा चल रहा है, उन्होंने कौन सा बयान दे दिया कि माशरे के इस तबके के साथ ज्यादती हुई? उन्होंने कौन सा बयान दे दिया कि हिंदू लड़कियों की जबरदस्ती शादी में? उन्होंने कौन सा बयान दे दिया कि गिरजे जलाए जा रहे हैं? मतलब इस वक्त वो जिसको कहते हैं ना कि माइंड मेकिंग में अगर कोई एक शख्स सामने है, वो इमरान खान और उनकी जमात है। लेकिन क्या उन्होंने हिम्मत करके, जैसे भुट्टो साहब कभी करते थे, तो मैं इमरान खान से सियासी तौर पे नहीं एग्री करता हूँ, लेकिन चूंकि उनकी एक पोजीशन है, उनकी एक अवामी राय आमा में मकबूलियत है, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो खुल के कह सकें कि हम अपने मुल्क में होने वाले हर मजहबी तबके के साथ जुल्म के खिलाफ हैं? वो नहीं कहेंगे। जी सर, मैंने बहरहाल एक दफ़ा इमरान खान के मुंह से खुद ये सुना कि 1974 में अहमदियों से ज्यादती हुई। जी एक और जर्नलिस्ट जो वहां बैठा हुआ था उसने ये कहा कि आज हम वो इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो यूरोप वाले 400 साल पहले किया करते थे। जी और सर इसके बावजूद आतिफ मियां को जब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रखा गया, इमरान खान की एडवाइजरी काउंसिल में, तो पाकिस्तान में उसके खिलाफ रिएक्शन हुआ और इमरान खान को हटना पड़ा पीछे, जबकि फुल्ली एस्टेब्लिशमेंट फुल्ली सपोर्ट कर रही थी उनको। जी यानी एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस हो गई और इतनी पॉपुलर पार्टी भी बेबस हो गई। और आतिफ मियां आज सऊदी अरब को मशवरा दे सकते हैं, पाकिस्तान को मशवरा नहीं दे सकते। जी जी, ये तो बिल्कुल देखिए, यही वो बातें हैं और जिसकी हिंदुस्तानी मिसाल दे सकते हैं हमारी खराबियों में, राइट? हिंदुस्तानी जी हमारे हमारे रिएक्शन में कहते हैं, भाई जो बात शकील साहब कह रहे हैं आप वो भी तो सुनिए ना, जी जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी तो सुनिए ना, कि आप अपने मुआशरे में अक़लियतों के साथ इंसाफ जब तक नहीं करेंगे, दूसरे तवक्को नहीं कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ भी कर लें, फिलहाल कश्मीर हमारे सामने एज अ सोर पॉइंट मौजूद रहेगा ज़माने तक। लेकिन उसके होते हुए भी क्या हम आपस में दोस्ती कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल है। और उस जी दोस्ती बिल्कुल को बिल्कुल, उस, आई आई उस, एग्री विद यू। जी बिल्कुल। उसका इम्कान ये है कि आपस में डायलॉग करिए। हमने मुकालमा करके देखा ना, मैंने आपको बताया कि पंजाबियों में तो बहुत रिसेप्शन था, सिखों में तो अब भी बहुत रिसेप्शन है, जी करतार सिंध पे जब आपने अच्छा काम किया तो बहुत रिसेप्शन है। ठीक है, ये तो तो आप सर ये तो जी सर इवन इवन सॉरी फॉर इंटरप्शन, डॉक्टर असरार साहब से खुद मैंने ये सुनी बात कि मेरा भाई लंदन यूनिवर्सिटी में फिलोसफी में पीएचडी कर रहा था, तो मैं वहां मिलने जाता था उसको। तो हॉस्टल में बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता था कि इंडियन पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाबी एक टेबल पे बैठे खाना खा रहे होते थे, और मशरकी पाकिस्तान के बंगाली स्टूडेंट्स और मगरबी बंगाल के बंगाली स्टूडेंट्स दूसरे टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते थे। तो लैंग्वेज का तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल है हाँ, ह्यूमन लेकिन कम्युनिकेशन लेकिन में। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर असरार अहमद की तमाम तर तालीमात जो है, अगर आप उनको देख लें तो जी कितनी सख्तगिरी पर मबनी है। जी जी उनके यहाँ कोई नरमी नहीं है अकलियतों के लिए। उनके यहाँ तो इस दौर में भी गुलाम बांदियां बनाने की इजाजत है। तो हम्म, ये सारे ही तो वो लोग हैं ना जिन्होंने हमारे जहनों को खराब किया है। तो हमें सही। उन सब से आगे निकलना पड़ेगा, हमें दूसरों को पढ़ना पड़ेगा। इन सब जो बर्बादी के हमारी जिम्मेदार हैं वो यही हैं। तो बदकिस्मती से असरार अहमद हो, मौदूदी हो, फलाने, इन सब ने तो जिस जिस दौर पे आप पहुंचे हैं, जसारत अखबार के जरिए से, जिंदगी के जरिए से, दूसरे अखबारों के जरिए, उनके अभी आपके यहाँ एक सहाफ़ी है, उनका नाम नहीं लेता, आपके यहाँ एक कानून बना है ट्रांसवेस्टाइट्स के ऊपर, कि जो आपके यहाँ जिनको आप हिजड़े कहते हैं या क्या कहते हैं, उनके लिए, ट्रांसजेंडर। जी ट्रांसजेंडर के लिए एक पॉजिटिव सा कानून बना है। तो अभी आपके एक सहाफ़ी ने, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, जिसने जंग अखबार में लिखा है कि ये खतरे से खाली नहीं है। हम्म। जंग अखबार में उन साहब का कॉलम छपा है, मैंने अपना, अब वो रोजाना आके बुकराती करते रहते हैं इमरान खान के मामले में और दूसरी सियासत के मामले में। भाई सियासत तो जी आप लोगों ने बिगाड़ी है ना। सही। उन साहब के मैं कॉलम नहीं पढ़ता था, इत्तेफाक से मुझे उन्होंने कहा ये तो बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, इसके जरिए से माशरे में बेहरारबी पैदा होगी। तो भाई हमारे अंदर बहुत खराबियां हैं और ये खराबियां जी बाहर वालों को नजर आती हैं, उसकी मिसाल देते हैं। ठीक है, हम भी उसकी मिसाल दें, लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ आपके तबस्सुर से, भाई जो असल मसला है वो ये है कि क्या हम पाकिस्तानी अवाम, क्या हम हिंदुस्तानी अवाम के साथ दोस्ती करने के ख़्वाहां हैं? तो अक्सर व बेशतर लगेगा कि हाँ हम ख़्वाहां हैं। उसमें क्या चीज़ आड़े आती है,
उसमें हमारी शिद्दत परस्ती इस्लामी और उनकी हिंदू शिद्दत परस्ती आड़े आएगी, उसमें कश्मीर हमेशा आड़े आएगा। लेकिन इस सब के बावजूद इम्कानात पैदा करते रहने चाहिए, क्योंकि उसके अलावा बका का कोई जरिया नहीं है। जी मुनीर साहब, आपने जिन अखबारों का नाम लिया, जसारत का लिया, नवाए वक्त का नहीं लिया। नवाए वक्त भी तो एक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करता रहा है। आपके इल्म में है कि मजीद नज़ामी साहब जो इसके ओनर एडिटर थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश, इंतहाई दिली ख्वाहिश ये है कि मुझे एटमी मिसाइल के साथ बांध कर इंडिया पे गिरा दिया जाए। जी देखिए, और फिर वही जो एक दफा सर जनरल जनरल जिया ने उनको दावत दी कि आप मेरे साथ चलें, इंडिया चलें। तो वो कहने लगे, जनरल साहब मैं अगर इंडिया गया तो टैंक पे बैठ के जाऊंगा। देखिए, तो आपने हवाला दिया, आप अल्ताफ हुसैन कुरैशी को नहीं भूलिए, जी आप उर्दू डाइस का किरदार नहीं भूलिए। जी जी पाकिस्तान देखिए, साल हर साल तक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, और मैं अपना बिल्कुल वाक़या बताता हूँ कि सन 71-72 के बाद से यूनिवर्सिटीज़ में सहाफ़त की तालीम के लिए इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी के जो असर में लोग थे, उनको बाकायदा सिस्टमेटिकली प्रमोट किया गया। आपका जंग अखबार जो सबसे बड़ा आपका मीडिया, उसको आप एनालिसिस करके देख लीजिए कि उसमें कौन-कौन कॉलम नवीस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो अखबार वाले हैं, ये अपनी कारोबारी मसलियतों में ये खेल खेलते रहते हैं। आप जंग अखबार को पढ़ के देख लीजिए, सबसे बड़ा जियो मीडिया है आपका, राइट? उसको जी आप देख लीजिए, उसके कॉलम निकाल लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कि उसके अंदर आज़ाद ख़याल लोग कितने लिख रहे हैं और सख्त गिर राय रखने वाले कौन है। और बदकिस्मती से यही वो ज़हनी बिगाड़ है जी जिसने आपके ज़हनों पे कब्ज़ा किया है, वो हर मीडिया उसका ज़िम्मेदार है। जी डॉन को भी मजबूरी में बहुत कुछ लिखना पड़ता है। दैट्स राइट। और सर आपसे जब मैं इजाजत लेने से पहले एक और आपको रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, गुलाम अहमद परवेज, जी, जिनको समझा जाता है कि लिबरल कुरानिक स्कॉलर थे वो। उनका सर एक किताबचा है, हिंदू क्या है और क्या चाहता है, और उसको नवाए वक्त ने 2003 में सीरियलाइज किया। उन्होंने लिटरल ड्रीमनाइजेशन की हिंदुओं की, यहां तक लिखा कि हमारे नौजवान पैकरों के धोखे में हिंदुओं को इंसान समझ बैठते हैं। उनको नहीं अंदाजा कि ये कितने खौफनाक दरिंदे हैं, ब्लड थर्स्टी बीस्ट तक लिखा उनको। और देखिए ये एक मेजर अखबार है सर, उसमें ये छपा है। फिर आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया के किसी अखबार में मुसलमानों के बारे में अगर ऐसी लैंग्वेज यूज की जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा। देखिए, फिर वही बात आ रही है, क्योंकि आप बार-बार वहाँ जा रहे हैं कि बिगाड़ कहाँ से आए? बिगाड़ तो इन सब लोगों ने किया है ना। ये जो आप फरमा रहे हैं गुलाम परवेज़ साहब का, जो कुछ भी कहें साइंटिफिक कुरान या फलाना-फलाना, लेकिन देखिए जो भी आदमी अपने आप को इस्लामी स्कॉलर का लेबल लगा के सामने आएगा ना, तो उसके यहाँ आप आज़ाद ख़याली और सेकुलरिज़्म मिनिमल पाएँगे या नहीं पाएँगे बिल्कुल भी। तो इन स हमारे बिगाड़ में सारी केस, लेकिन आपके यहाँ कौन सिब्त हसन का हवाला देता है? आपके यहाँ कौन फैज़ का हवाला देता है? आपके यहाँ कौन उन लोगों का हवाला देता है जो दूसरी तरह की चीज़ें लिखते रहे? आपके तो हसन अस्करी का हवाला देते हैं, इवन अदब में भी, जिन्होंने पूरा चैप्टर के चैप्टर इस्लामी अदब पे लिख के डाल दिए थे, पाकिस्तानी अदब पे उन्होंने, और इस वक़्त पाकिस्तान के सबसे बड़े नक्काद हैं। जी समझे ना? तो लो आपने सर बहुत बहुत अच्छी निशानदेही की और बहुत कम नोटिस पे आपने मुझे वक्त दिया। मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ। तो आपसे फिर भी बात होती रहेगी। इसी के साथ आपसे और बाकी दोस्तों से मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।